नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम 1992 का यूपीपीसीएस का पेपर को सॉल्व करेंगे, उसके सोल्यूशन को देखेंगे। पहले एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। तो इंडस वैली से आपको क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे इनकरेक्ट आपसे पूछा है। तो ऑप्शन में दिया गया है कि इट इज़ अ प्रॉपर ड्रेन सिस्टम। वहाँ पे प्रॉपर ड्रेन सिस्टम था, तो आपको बताएंगे कि यस, यहाँ पे प्रॉपर ड्रेन सिस्टम था। बिजनेस ट्रेडिंग भी होती थी और मदर गॉडेस की वर्षिप भी पूजा भी की जाती थी। यहाँ पे दिया हुआ पीपल वेयर नो अबाउट आयरन। तो आयरन के बारे में इन लोग को जानकारी नहीं थी, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ग्रेट बाथ इंडस सिविलाइजेशन का कहाँ पे स्थापित है? तो मोहनजोदाड़ो में स्थापित है, आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है आइडल वर्शिप इज बिलीव टू बी स्टार्टेड इन। तो आइडल वर्शिप कब से शुरू हुई? तो आपको पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही आइडल वर्शिप की एविडेंस मिलते हैं। तो यहाँ पे प्री आयरन एरा यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर नॉट पार्ट ऑफ द अर्ली रिपब्लिक। तो कौन सा पार्ट नहीं है अर्ली रिपब्लिक के? कौन सी डायनेस्टी? तो यहाँ पे साक लिखा हुआ है, तो ये अर्ली रिपब्लिक के पार्ट नहीं है। साक एक मोनार्की थी और बाकी सब लक्षवी और योधेया ये आपको मिल जाएगा कि ये रिपब्लिक थे। और आपको बता दें कि 16 महाजनपद आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसकी राजधानियां भी आप पढ़ लीजिएगा, कैपिटल और कौन सी रिपब्लिक थी कौन सी नहीं थी, आपको पता होना चाहिए। विच इज हेयर इज ऑल ओवर, विच इज नॉट हेयर इज नाउ हेयर। तो ये स्टेटमेंट किस टेक्स्ट में दिया गया है? तो ये हिंदी का टेक्स्ट है पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगी, बट इट इज फ्रॉम द महाभारत से ये हुआ है। और हिंदू लॉ व्हाट वाज द एस्टिमेटेड टैक्स। तो हिंदू लॉ के हिसाब से 1/6 जो टोटल प्रोडक्शन का वो होता था, वो टैक्स के थ्रू, रेवेन्यू के थ्रू दिया जाता था लोगों के द्वारा। अगर मतलब किसान है वो 1/6 पार्ट अपना एज अ टैक्स पे करेगा। फर्स्ट प्रीचिंग बाई बुद्धा कहाँ पे हुई थी? तो सारनाथ में हुई थी। और इसको क्या कहा जाता है? तो ये धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांसेंट इज एसोसिएटेड विद। तो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है कि जो वर्ल्ड है वो अनस्टेबल है। और इसमें उन्होंने साइक्लिक एग्जिस्टेंस का रेफरेंस दिया था कि 12 लिंक्स दैट बुद्धा टॉक आर इग्नोरेंस, कंपाउंडेड कर्मा, कॉन्शियसनेस, नेम एंड फॉर्म, 6 सेंस स्फीयर एंड कॉन्ट्रैक्ट, फीलिंग, क्रेविंग, ग्रास्पिंग, एग्जिस्टेंस, बर्थ एंड डेथ। ये सब लिंक्स दिए थे बुद्धा ने, तो ये आपको याद होना चाहिए। अगला है गौतम बुद्धा से क्वेश्चन आया है कि वो बिलीव करते थे कर्मा में। तो यस, दे बिलीव इन कर्मा। वो बिलीव करते थे सोल, चेंज इन सोल में, कि हाँ, तो वो इस चीज़ में बिलीव करते थे निर्वाण में, तो हाँ ये बिलीव करते थे। अब गॉड की प्रेजेंस को वो नहीं मानते थे, इट इज ट्रू, गॉड की प्रेजेंस को नहीं मानते थे, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है यू हैव टू कंट्रोल ओवर द कर्मा। यू हैव द कंट्रोल ओवर द कर्मा। आप अपने कर्म पर भरोसा कर सकते हैं बट नॉट द रिजल्ट। अब तो यही है कि कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए। ये गीता से निकला हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग कर्म कर रहे हैं, मैं कर्म कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। अब ये फल की इच्छा मैं नहीं करता कि कितने लाइक्स आएंगे, कितने व्यूज आएंगे। इट इज़ नॉट अप टू मी, इट इज़ फॉर मी, दैट इज द मेन थिंग। पन्नी ने क्या लिखा था? तो आपको पता होना चाहिए। पन्नी ने अष्टाध्यायी लिखा था। और कलहन ने क्या लिखा था? तो कलहन ने राजतरंगिणी लिखा था। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था और वत्स्यायन ने काम सूत्र लिखा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। व्हेन डिड विक्रम संवत स्टार्टेड? तो विक्रम संवत स्टार्ट होता है आपका 57 BC से। तो यहाँ पे आंसर आपका 58 BC हो जाएगा। पर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो 57 BC इसका होगा। ठीक है, आप इतना याद रखिए, 57 BC। और विक्रम संवत 57 BC और शक संवत 78 AD। तो 135 ईयर का डिफरेंस है दोनों में, ये भी आपको याद रखना है कि विक्रम संवत और शक संवत में कितना डिफरेंस है। तो 135 ईयर का डिफरेंट है। स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज मेड इन द पीरियड ऑफ कुषाण। तो कुषाण के पीरियड में स्टैंडिंग स्टैचू बना था वो लॉर्ड बुद्ध, उसका बुद्धा जी का। और ये रेड स्टोन से बना हुआ था, जो मथुरा आर्ट्स के थ्रू। और कनिष्का की रिजीम 1 सेंचुरी में जब आई थी, तभी मथुरा को भी उन्होंने अपना मतलब कि कैपिटल घोषित कर दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। गुप्ता पीरियड करेंसी, तो जो गुप्ता पीरियड की करेंसी थी वो कौन सी है? तो यहाँ पे दिनार जो हो जाएगी वो उनकी गोल्ड की करेंसी थी गुप्ता पीरियड में। मुद राक्षसा किसने लिखा है? तो मुद राक्षसा ये विशाखा दत्त की वो है, विशाखा दत्त ने लिखा था मुद राक्षक, संस्कृत लैंग्वेज में। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे थे। हर्षा ने कहाँ थानेश्वर से कहाँ अपनी कैपिटल को चेंज किया था? तो कन्नौज इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है अंगकोर वेट टेम्पल कहाँ सिचुएटेड है? तो कंबोडिया में सिचुएटेड है। अभी पिछली वीडियो में हमने 3 टेम्पल्स के बारे में पढ़ा था। एक खजुराहो का टेम्पल था, एक मीनाक्षी टेम्पल था, एक जैन टेम्पल था, उसको आपने पढ़ा था। तो वो कहाँ पे सिचुएटेड था? राजस्थान में। अब यहाँ पे अंगकोर टेम्पल, ये सबसे बड़ा टेम्पल लगभग माना जाता है। ये कंबोडिया में विष्णु जी का टेम्पल है ये, और 12वीं सेंचुरी में सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा कंबोडिया में स्थापित किया गया था। ठीक है। 72 ट्रेडर्स सेंट टू द चाइना। किसने 72
ट्रेडर को चाइना में भेजा था। तो कोलू टुंगा जो फर्स्ट थे, उन्होंने डेलीगेट्स भेजे थे 72, और ये एक चोला चालुक्य के रूलर थे, चोला रूलर थे। आगे क्वेश्चन मिडिवल में पहुंच गए हैं। पिछली बार 15 क्वेश्चन आए थे, इस बार 18 क्वेश्चन एंशिएंट इंडिया से पूछे गए हैं। ये आपको पैटर्न याद रखना है। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आया कि मार्केट कंट्रोल ट्रेंड किसने स्टार्ट किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये आप 3-4 बार आगे भी पढ़ेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट पे कंट्रोल स्थापित किया था। सुल्तान खिलजी जो थे, खिलजी इंट्रोड्यूस करते थे स्ट्रिक्ट प्राइस कंट्रोल ओवर द मार्केट। तो ये स्ट्रिक्ट रेगुलेशन का कंट्रोल करते हैं फूड प्राइसेस पे। और अलाउद्दीन सेट करते हैं 4 मार्केट अंडर द कंट्रोल, दैट इज गल्ला ए मंडी, सराई ए अदल, मार्केट ऑफ हॉर्स, स्लेव एंड लाइव स्टॉक्स। तो गल्ला ए मंडी वाज मोस्ट सक्सेसफुल था इन सब में, ठीक है। तो मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, तो ये अरब थे। मोहम्मद बिन कासिम 1712 में 712 में आए थे, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पहला अरब मुस्लिम शासक भी, मतलब कि वो इन्वेजन हुआ था, तो वो यहीं से हुआ था, सिंध से, ठीक है। अगला है बहमनी और विजयनगर एम्पायर जो था, उससे है कि वास्को डी गामा कब आए थे, तो वास्को डी गामा 1498 में आए थे, आपको पता होना चाहिए। कलिकट में जैमुरीन के उन्होंने स्वागत किया था। और आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा मुस्लिम जो ट्रेडर था वो लेके आया था, ठीक है, इनको वहाँ से केप ऑफ होप से लेके आया था इनको। बाबरी मस्जिद इन अयोध्या किसने बनाया था, तो मीर बख्शी ने बनाया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था इसने 1529 में, ठीक है। तोदलमल अर्न द फेम, तो वो किस लिए फेमस थे, तो लैंड रेवेन्यू का जो उनका सिस्टम था उनका लिए वो फेमस है। इन्होंने जब्ती सिस्टम की स्टार्ट किया था कलेक्शन के लिए, और धसाला सिस्टम भी स्टार्ट किया था, ठीक है, तोदलमल ने। ये अकबर के टाइम पे थे, राजा तोदलमल, आपने पढ़ा भी होगा। धसाला किसने इंट्रोड्यूस किया था, अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब मुगल पेंटिंग में क्या क्या चीज़ें थी, तो यहाँ पे आपको मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव दिया होता है, तो ऑल ऑफ द अबव मोस्टली आप टिक कर सकते हैं एज अ ट्रिक के लिए। वहाँ सीन्स थे, एनिमल्स थे, कोड थे, क्योंकि आप उसको काउंटर नहीं कर सकते ना, क्या चीज़ नहीं होगी, तो इसलिए आप लगा सकते हैं उसको। लीडर ऑफ आर्मी को क्या कहा जाता था, तो मुगल पीरियड में लीडर ऑफ आर्मी को मीर बख्शी कहा जाता था। हेड ऑफ द मिलिट्री को मीर बख्शी कहा जाता था। और ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड में हेड ऑफ द आर्मी अरीज ए मुमलिक कहा जाता था। अरीज अ मुमलिक, आप लिख लीजिए कहीं पे, अरीज अ मुमलिक। और मीर बख्शी मुगल के टाइम पे। अकबर आर्मी जो थी, अरेंजमेंट थी, वो किस पे बेस्ड थी, तो मनसबदारी वो अलॉट करते थे लोगों को, तो मनसबदारी ही वहाँ पे चलती थी, ठीक है। जितनी ज़्यादा मनसबदारी उतनी ज़्यादा पावरफुल लोग होते थे। औरंगजेब वॉन द बीजापुर, तो औरंगजेब ने बीजापुर कब जीता, तो 1686 में ये बीजापुर पे फतेह हासिल करते थे, बीजापुर और गोलकोंडा में 1686 में। और एक स्ट्रगल बहुत लंबी जाती इनकी। उपनिषद को फारसी में ट्रांसलेट कब किया गया, तो ये किसके पीरियड में, तो शाहजहां के पीरियड में इसको ट्रांसलेट किया गया। सिर ए अकबर, ये इसकी ट्रांसलेशन थी उपनिषद की। और दारा सिकोहा को आप जानते ही हैं कि शाहजहां का बड़ा बेटा था। ये बहुत ही ज़्यादा हिंदू जो लिटरेचर्स थे उनको पढ़ते थे, वो बहुत ही ज़्यादा सेकुलर टाइप के लोग थे, ये व्यक्ति थे। टॉम ऑफ शेरशाह सूरी कहाँ लोकेटेड है, तो ये सासाराम में लोकेटेड है, बिहार के शेरशाह सूरी की सासाराम में इनकी टॉम है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि टॉम ऑफ अकबर कहाँ पे है, तो सिकंदरा में है। सिकंदरा शायद आपको आगरा में पड़ता है, कहीं पे लिखा होगा यहाँ पे, आगरा में पड़ता है सिकंदरा। और 1613 में इनकी 1605 से 1613 में बना था ये, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर राइज ऑफ मराठा ऑफ फ्लोरिसिंग, तो रीजन नहीं है, तो पॉलिटिकल अवेयरनेस एक टाइप का रीजन नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि उनकी राइज का कारण पॉलिटिकल रीजन नहीं है। अब यहाँ पे वो भी खत्म होता है। अच्छे खासे मीडियल से क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। और मॉडर्न से देखते हैं, मॉडर्न में आपको रैयतवारी सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। कॉर्नवालिस ने परमानेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और सिस्टम था, उसके बारे में आप बताइए कमेंट सेक्शन में, रैयतवारी सिस्टम। और अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रैयत कैसा सिस्टम था, ये भी आप बताइएगा, ठीक है। इक्तिदारी को किसने इंट्रोड्यूस किया था। इनिबेशन, तो इनिबेशन का आपको पता है कि तिलक का आपको पता है कि केसरी है, तो यहाँ पे करेक्ट ही पूछा है एक्चुअली में ये करेक्ट ही पूछा, तो तिलक ने केसरी को वो किया था। और महात्मा गांधी का शायद यंग इंडिया था, ठीक है। इनिबेशन का शायद न्यू इंडिया था। और सुरेंद्र बनर्जी का मराठा नहीं था, बल्कि तिलक का ही मराठा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बंगाली वाज पब्लिश बाई, तो बंगाली अगर कहीं दिख जाए तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, ठीक है। 2 लीडर्स विजिटेड अक्रॉस द इंडिया फॉर द सोशल अपलिफ्टमेंट, तो गांधी और तिलक थे, इन्होंने मतलब मास को अपलिफ्ट किया और मास को ज्वाइन करवाया नेशनल मूवमेंट में, ठीक है। तिलक ने अपने मराठा में जो उन्होंने शिवाजी का छत्रपति शिवाजी की और गणेश जी की जो मतलब कि कह सकते हैं शोभा यात्रा निकलवाई उससे, और जो अभी भी कायम है। और महात्मा गांधी ने तो
वो खुद ट्रैवल किए थे अपने सिंपल लाइफ के दिखा के, उन्होंने लोगों को जोड़ा था। राजा राम मोहन रॉय डिड नॉट प्रोटेस्ट फॉर द, तो वेस्टर्न एजुकेशन के सपोर्टर थे राजा राम मोहन रॉय, वो बहुत बड़े सपोर्टर थे। उनको लगता था कि वेस्टर्न एजुकेशन आएगी तभी अपलिफ्टमेंट होगा, रेनेसां आएगा इंडिया में। एडवोकेटेड फॉर द इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन, तो लॉर्ड मैकुले, इन्होंने अपनी कमेटी में, लॉर्ड मैकुले कमेटी आप पढ़ते होंगे, तो उसमें इन्होंने इसको वो किया। और मिनट अपॉन इंडिया एजुकेशन, मिनट अपॉन इंडिया एजुकेशन, ये पब्लिकेशन भी मैकुले का थी। और विलियम बेंटिक ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया था 1835 में, उसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंग्लिश की एजुकेशन के। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम पे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं एजुकेशन पे। अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस करना, तो रेगुलेटिंग एक्ट्स आपको पता है 1773 में आया था। उसके बाद सूरत डिवीजन जो है वो 1907 में हुआ था, और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906 में हुआ था। तो आप सीक्वेंस लगा सकते हैं। बरदौली सत्याग्रह, तो ये सरदार पटेल जी ने किया था। चंपारण सत्याग्रह, वो गांधी जी के नाम से जाना जाता है, उनका पहला सत्याग्रह था। कूका आंदोलन, ये राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन एक शायद सिखिज्म को अपलिफ्टमेंट के लिए था। और रेड साइड मूवमेंट, ये गफ्फार खान ने किया था, ये मुस्लिम के अपलिफ्टमेंट के लिए था, या कह सकते हैं रिफॉर्म के लिए था, मुस्लिम धर्म में उसके लिए था। सूरत स्प्लिट आपको पता है 1907 में, साइमन कमीशन 1908 में, 1928 में, और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में। और यहाँ पे आपको खुदाई किरमतगार, ये आपको नया पता चला, तो ये 1930 से 31 पे होगा। अगला क्वेश्चन है दांडी मार्च परफॉर्म बाई गांधी जी, हाँ परफॉर्म किया गया था। ही वांटेड टू राइट ओवर द साल्ट टू पुअर पीपल, ऐसा नहीं था, वो बस उस टाइम पे प्राइस बहुत हाई कर दिए गए थे, तो उसके विरोध में इन्होंने वो किया था, क्योंकि नमक सबकी जरूरत है, तो नमक के लिए उन्होंने अच्छा मौका सोचा कि लोगों को जोड़ा जा सकता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इंडिया नेशनल कांग्रेस कोऑपरेटेड विद ब्रिटिशर्स, तो यहाँ पे ये आंसर आपको दिख जाएगा कि करेक्ट है, बिकॉज दे हैव टू कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ऐसा नहीं होप फॉर द कंप्लीट ऑफ द इंडिपेंडेंस, तो यहाँ पे ये इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था उसमें गवर्न बाय द यूके था, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था। ठीक है, 600 ऑटोनोमस प्रिंसली स्टेट थे इंडिया में, और असिस्टेंस के लिए तो मुझे तो ये दोनों सही लग रहे हैं, क्योंकि बिकॉज दे होप फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो इंडिया नेशनल कांग्रेस ने होप किया तो था, बट ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया जो है वो फ्रीडम को विन करती है। सॉरी, ये किसने लिखा था, सॉरी, इंडिया विंस फ्रीडम ये किसने लिखा था? रन्स एंड रूइंस किसने लिखा था? यंग इंडिया आपको पता होगा, यंग इंडिया किसने लिखा था? और न्यू इंडिया किसने लिखा था? तो यंग इंडिया का पता नहीं, पर न्यू इंडिया और यंग इंडिया ये दोनों महात्मा गांधी और इनका हो जाता है, तो ये सी का 3 होगा और डी का 4। तो यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं कि ए का 2 होगा और 2 का 1 होगा। तो आपको हर चीज़ नहीं पता होनी चाहिए, आपको मिनिमम, ये बहुत ही ईजी था कि न्यू इंडिया यंग इंडिया को 10 बार पूछा जा चुका है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप इसका आंसर निकाल दें। इंडिया विंस फ्रीडम ये अब्दुल कलाम आज़ाद ने किया था, ये आप याद कर लीजिए। और रन्स एंड रूइंस ये सुनील गावस्कर ने। अगला क्वेश्चन है, ये रिप्रेजेंट द एनोनिमिटी पीरियड बिटवीन द इंटरनेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, तो ये है 1916 से 1922 की एक एनोनिमिटी होती है, डिस्प्यूट होता है इन दोनों के बीच में। फर्स्ट इंडिया इलेक्टेड फॉर द ब्रिटिश, फर्स्ट इंडियन जो इलेक्ट हुए तो दादा भाई नौरोजी थे, वो इलेक्ट हुए थे लंदन में जाके। विधानसभा इलेक्शन हेल्ड इन द ईयर ऑफ 1937, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजॉरिटी, तो पंजाब में इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं मेजॉरिटी में आई थी, मध्य प्रदेश में, बिहार में, मद्रास में, यहाँ पे मेजॉरिटी में रही थी। पंजाब और सिंध का इलाका था वो, जो पाकिस्तान का इस टाइम प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वहाँ पे पावर में नहीं आ पाई थी। अगला क्वेश्चन है, माई अल्टीमेट एम टू वाइप आउट द टीयर फ्रॉम द आई ऑफ एवरी पर्सन, तो ये नेहरू का स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना है। यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये सुभाष चंद्र बोस का है। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बॉम्बे में हुआ था। बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, अगर आप मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन पुराने देखिए तो बहुत ईजी आते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं जियोग्राफी पे। जियोग्राफी लगभग देखिए आप 48 क्वेश्चन आपको हिस्ट्री से मिले हैं यहाँ पे, इतना ज़्यादा वेटेज था उस टाइम पे, आपको दिख रहा है। इंडियन जियोग्राफी से क्वेश्चन है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम पीरियड में कितना अंतर है, तो ये 2 घंटे का अंतर है। ये आप पढ़े होंगे अगर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट को पता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड के कॉन्सेप्ट को अगर आपको पता है तो टाइम निकालना आपको आना चाहिए, बहुत ईजी है, आप सीखिए इसके बारे में। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कटक कहाँ पे है, तो महानदी के किनारे पे है। लुधियाना कहाँ पे है, तो सतलुज नदी के किनारे है। लुधियाना पंजाब में पड़ता है, सतलुज नदी पंजाब में पड़ती है, आपको इतना ध्यान नहीं लगाना चाहिए था। उज्जैन आपको पता है सिप्रा नदी के किनारे, बहुत इजी क्वेश्चन है। और नासिक जो है वो गोदावरी नदी के पास पड़ता है, क्योंकि गोदावरी नदी शायद नासिक से ही ओरिजिनेट होती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और कौन सी नदी अरब सी में फॉल करती है, तो ताप्ती। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करते हैं इनको। बेस्ट क्वालिटी ऑफ द मार्बल फाउंड इन सिटी, मकराना में फाउंड होती है बेस्ट क्वालिटी ऑफ, जो राजस्थान का मकराना सिटी है, वहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ मार्बल
पाए जाते हैं। और मार्बल से रिलेटेड आपने पिछले सब भी एक क्वेश्चन देखा था, आप अगर रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी चीज़ है ये। सागौन वैली ऑफ हिमालय में उगती है और देवदार ये हायर एरिया ऑफ हिमालय में उगते हैं। सुंदरी आपको पता होना चाहिए, अगर आपको पता होना चाहिए सुंदरी कहाँ पे है तो सी का 3 अगर आप लगाएंगे तो आपका 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। और चिंकोना अगर आपको पता होना चाहिए कि मिड इंडिया में पाया जाता है, या आपको इतना पता हो कि हिमालय में नहीं पाया जाता है, तो आप जान जाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा। इंदिरा कैनाल राजस्थान में ओरिजिनेट होती है। हाँ, इंदिरा कैनाल राजस्थान में कौन सी नदी पे ओरिजिनेट होती है? तो यहाँ पे सतलुज होगा। तो इंदिरा कैनाल जो है वो सतलुज नदी पे से बनती है। हर के बैरेज के कॉन्फ्रेंस में सतलुज और ब्यास का एक कॉन्फ्रेंस बनता है। ऑन विच ऑफ द रिवर सरदार सरोवर डैम, तो सरदार सरोवर डैम का नर्मदा बचाओ आप आंदोलन पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि ये नर्मदा नदी पे स्थित है और बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा है। हाइड्रो पावर प्लांट की कहाँ लोकेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोयना में लोकेटेड है हाइड्रो पावर प्लांट, और इज वन ऑफ द क्वीन प्लेस इन कोयना, जो महाराष्ट्र में सतारा जिले में है, वो आपको पता होना चाहिए। कोयना रिवर पे ये बना हुआ है, तो हाइड्रो पावर प्लांट इज लोकेटेड वन ऑफ द प्लेस, तो कोयना में आपको पता होना चाहिए। नेवेली में क्या है ये आप ध्यान लगाइए। ट्रम्बे में क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ये आप इसका पता लगाइए, ठीक है। गुड इंपोर्टेड एट हल्दिया पोर्ट, तो कौन सा गुड्स जो हल्दिया पोर्ट से इंपोर्ट किया जाता है? तो पेट्रोल के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हल्दिया से इंपोर्ट किए जाते हैं। मेरी जियोग्राफी थोड़ी वीक है तो मुझे इतना ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज नहीं है। हल्दिया पोर्ट है वो वेस्ट बंगाल से इंपोर्ट किया जाता है। ये पोर्ट हल्दिया पोर्ट आपको एक और नॉलेज मिल गई, हल्दिया पोर्ट कहाँ पे स्थापित है? तो ये वेस्ट बंगाल में स्थापित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन ओर जोन, तो कौन सा जोन आयरन ओर है? तो ये यहाँ पे सूर्य 2 आंसर होंगे। कुद्रेमुख भी एक आयरन ओर जोन है और झरिया बिझरिया तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है बिहार का, ये झारखंड में लगता है, ठीक है। तो ये आयरन जोन है और कुद्रेमुख ये कर्नाटका का जोन है, ठीक है। अगला वर्ल्ड जियोग्राफी में पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पे प्लैनेट है और उससे ये पूछा गया कि कौन सा प्लैनेट है कौन सा नहीं है। तो प्लैनेट यूरेनस आपको पता है कि एक प्लैनेट है, यूरेनस एक प्लैनेट, तो आपको 1 या 2 पता होगा तो आप 2 एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब भी 1 हो जाएगा, सैटेलाइट मून हो जाएगी, तो पता ही है। अब इन दोनों में से ये अच्छा क्वेश्चन था, बाय द वे ये अच्छा क्वेश्चन था। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है एक मेरिनर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। आप कहाँ की है ये आप बताइएगा, किस देश ने इसको वो किया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट डे, तो 22 जून को लॉन्गेस्ट डे कहा जाता है। ये क्वेश्चन डिपेंड करता है आप कहाँ के किस हेमिस्फीयर में पूछ रहे हैं, बट 22 जून को नॉर्थन हेमिस्फीयर में सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अबाउट प्लैनेट, तो ये प्लैनेट में आपको लैकलस्टर स्टिल ब्राइट मिलेगा और प्लैनेट आर सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं वो इल्यूमिनेट करती हैं लाइट को ऑफ द स्टार्स को, ठीक है। तो वो स्टार्स की लाइट को शो करती हैं, तो वही होता है। ये बहुत ही बेसिक है, क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो उसका डिफरेंस है ग्रीनविच से 12 आवर का, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। और इंटरनेशनल डेट लाइन जो है वो 180 डिग्री पे सिचुएटेड है, ये भी आपका सही है, तो दोनों सही है। अब अगला है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट टू ट्रेवल अ शिप फ्रॉम लोकेशन अनदर शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, तो वो किससे पता चलता है? तो वो आपका लॉन्गिट्यूड से पता चलता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती हैं जो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देती हैं। विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, तो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट किसको कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इट इज़ अपोज टू कॉन्ट्रैक्ट लार्ज बैराज, तो इट प्रोड्यूस नेचुरल इम्बैलेंस, तो लार्ज जो बैराज होते हैं उससे इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज बैराज से, क्योंकि आप किसी की नदी को रोक रहे हैं, उसके डैम बना रहे हैं, तो उससे इम्बैलेंस क्रिएट होता है। हाई प्रेशर एरियाज विंड ब्लो इन द डायरेक्शन ऑफ मेडिटेरियन सी, तो उस हाई प्रेशर एरिया से जो विंड ब्लो होती है मेडिटेरियन सी में उसको ट्रेड विंड्स कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ट्रेंड विंड मूविंग फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया जोन टू मेडिटेरियन सी आर कॉल्ड ट्रेड विंड्स, इसको कहा जाता है। सुएज कैनाल जो ज्वाइन करता है कौन कौन सी को? तो रेड सी है और मेडिटेरियन सी को ज्वाइन करता है सुएज कैनाल। वोल्गा रिवर कहाँ मर्ज होती है? तो कैस्पियन सी में मर्ज होती है। अब आपको बताना कैस्पियन सी कहाँ पे है और किस कंट्री के बीच में है और किस कंट्री से बॉर्डर बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनाल डिस्टेंस फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज एंड इंडियन बिकम शॉर्ट, यस दैट इज ट्रू। सुएज कैनाल कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ये देखिए कितना ईजी है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है, फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इट इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। आपको उसी पेपर में क्वेश्चन पेपर में हिंट दे दी गई है। गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स किसे कहा जाता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की कौन प्रेसिडेंट की भूमिका निभाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर इज लायबल टू प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर लायबल होता है प्रेसिडेंट का। और नॉट नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट कैंडिडेट, तो कौन सी चीज़ है जो नेसेसरी नहीं है, एक एलिजिबिलिटी नहीं है प्रेसिडेंट की?
तो आप 35 ईयर के होने चाहिए, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। क्वालिफिकेशन होने चाहिए, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की आपकी एलिजिबिलिटी है। आप एक कंट्री के, इंडिया के मेंबर होने चाहिए, कंट्री के सिटीजन होने चाहिए, ये भी है। यहाँ पे एजुकेटेड होना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं एज अ पॉलिटिशियन, एज अ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम, आपके लिए एजुकेशन मस्ट नहीं है। प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज फॉर द मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर। तो प्रेसिडेंट जो रूल है वो इम्पोज किया जा सकता है मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन ऑफ द 3 ईयर, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कैबिनेट इंक्लूड्स, तो ओनली कैबिनेट मिनिस्टर्स को इंक्लूड करती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड इंडिपेंडेंट चार्ज वो होते हैं जो डज नॉट हैव एनी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होते हैं, बल्कि एक उनको डिपार्टमेंट दे दिया जाता है जो कि एजेंडा होता है कैबिनेट का, ठीक है, और उनको मीटिंग में इन्वाइट भी किया जाता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो होते हैं जिनको ना इंडिपेंडेंट चार्ज दिया जाता है ऑफ एनी डिपार्टमेंट, वो वर्क करते हैं अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर्स, तो इनको कोई डिपार्टमेंट में नहीं दिया जाता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स के अंदर वो करते हैं, तो उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहा जाता है। डिप्टी मिनिस्टर वो होते हैं जो वर्क करते हैं अंडर द कैबिनेट मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद द इंडिपेंडेंट चार्ज, तो इन लोग के जो सपोर्ट होते हैं तो डिप्टी मिनिस्टर कहा जाता है। चेयरमैन ऑफ विच हाउस इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस, तो राज्यसभा के जो चेयरमैन यानी कि जो आपका वाइस प्रेसिडेंट होता है, ये किसी भी मेंबर नहीं होता है राज्यसभा का। तब इनका जो राज्यसभा के मेंबर्स का होता है वो 6 मंथ का होता है, ये 6 ईयर का होता है। हु डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट, स्पीकर डिसाइड करता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। मनी बिल का आप आर्टिकल लिखिएगा, जॉइंट सेटिंग का आर्टिकल लिखिएगा, ठीक है, कि कौन कौन से आर्टिकल में जॉइंट सेटिंग है। नॉट एसोसिएटेड विद इलेक्शन कमीशन, तो नोटिफिकेशन अबाउट द इलेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड, इसका नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट देता है कि इलेक्शन कम करवानी है। और व्हाट इज द टर्म ऑफ मेयर, तो मेयर के टर्म 5 ईयर का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इकोनॉमी से, ऑपरेशन फ्लड 2 किसके लिए था, तो ये मिल्क के लिए था, मिल्क सप्लाई के लिए था। इसी में अमूल का जो कंपनी बनी थी, इसलिए कोऑपरेटिव कंपनी है अमूल। नॉट लिवाइड बाय द सेंट्रल, कौन सा टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती, तो इंटरटेनमेंट टैक्स नहीं लेती। अब कौन सा लेती थी ये आप ध्यान रखिए, कॉर्पोरेशन टैक्स ले देती है, इनकम टैक्स लेती है और गिफ्ट टैक्स लेती है, ठीक है। गिफ्ट, ये इंटरनेशनल गिफ्ट की बात हो रही है। लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो प्रोवाइड करता है, वो किससे एसोसिएटेड है उसके फंक्शन, तो ये प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन के लिए फार्मर्स को, ये उस टाइम की बात है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो क्या करता है, तो वो करेंसी इशू करता है। अब यहाँ पे साइंस पे क्वेश्चन पे आ गए हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिपेंडेंट चेंजेस, तो ये इसका आंसर गलत दिया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इंडिपेंडेंट है मास ऑफ द बॉडी। इसका आंसर आप निकालिएगा, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या होगा, क्योंकि डेंसिटी नहीं होता, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास पर यूनिट, तो वो चेंज होगी, डिपेंड करेगी। सन अपीयर्स टू बी रेड एट सनसेट, तो वो डिस्पर्सन की वजह से सनसेट जो होता है वो रेड डिसअपीयर करता है, क्योंकि वेवलेंथ अलग होती है उसकी। अब यहाँ पे दिया गया है रिप्रेजेंट करता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है कि मतलब कि किस सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कौन करेगा। डायनमो के ऊपर क्वेश्चन पूछा है कि डायनमो क्या होता है, जनरेटर आपको मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। आयरन बॉल और वुड बॉल को अगर ड्रॉप किया जाएगा तो कौन सबसे ज़्यादा जल्दी गिरेगा, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बॉल ऑफ वुड फॉल लेटर, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिप इंटर्न्स अ सी फ्रॉम रिवर, अगर शिप इंटर्न करती है रिवर से सी की ओर तो क्या होगा, तो वो अपराइज करेगा, क्योंकि सी का जो सी की डेंसिटी होगी, सी के वाटर की जो डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, तो इसकी वजह से और मुकाबले ऑफसेट तो वो राइज कर जाएगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा, तो यही क्वेश्चन पूछा था। बाई ट्रेवलिंग थ्रू द एरोप्लेन द इंक फ्रॉम द पेन लीक ड्यू टू, अगर आपकी पेन लीक हो जाती है एरोप्लेन के थ्रू, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो प्रेशर की वजह से, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज करता है उसके ऊपर, जो इनके ऊपर यहाँ पे प्रेशर लग रहा है वो हाइट के साथ साथ प्रेशर घटता है, ये आपको पता होना चाहिए। डीजल इज यूज फॉर द हैवी व्हीकल, तो वाई डीजल यूज होता है, तो इसकी कैपेसिटी अच्छी होती है, मनी सेविंग होता है इसलिए। अब इसमें पूछा है कि मैच करना आपको फॉलोइंग को, तो अर्थक्वेक को सिस्मोग्राफ से होता है, हाइट को आप मान सकते हैं एल्टीमीटर को, करंट का एमीटर होता है, रेजिस्टेंस का ओम होता है, ये आपकी एसआई यूनिट का क्वेश्चन है। पॉलीमर कौन सा है नेचुरल रबर का, तो ये आइसोप्रेम होता है, ये पॉली आइसोप्रेम होता है, जो रबर होता है वो आइसोप्रेम होता है, ये पॉलीमर में आपने पढ़ा होगा। एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ फोटोग्राफी, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसका, फोटोग्राफी का। अगला क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड, तो एक फिजिकल चेंज है, फिजिकल, ठीक है, कैसा चेंज है पूछा गया था। तो फूड प्रोसेसिंग में कौन सा मतलब एसिड यूज होता है, तो बेंजोइक एसिड यहाँ पे आंसर होगा, जो फूड प्रोसेसिंग में यूज होता है। और यहाँ पे पूछा कि मतलब कि लिक्विड मसल्स बिकम टायर्ड, तो कौन सी लिक्विड मसल्स होती हैं वो टायर्ड कर देता है ज़्यादा एक्यूमुलेट करके, तो लैक्टिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, 46 होते हैं। अगला क्वेश्चन है काऊ मिल्क जो होता है वो येलोइश कलर का क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण, कैरोटीन एक टाइप का सेल्युबल फैट होता है जो पीलीपन को दिखाता है, बटर घी और अगर उसको क्रीम में जो
येलो किस कलर होता है। मेथड्स ऑफ एज अर्थ इज डिटरमाइंड, तो यूरेनियम मेथड को यूज करते हैं क्योंकि यूरेनियम की हाफ लाइफ कम बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए। न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर एक न्यूक्लियर फर्नेस है। और अगला क्वेश्चन है यूपी जनरल नॉलेज के, कौन सी ट्राइब सबसे ज़्यादा है, थारू ट्राइब, ये भी पिछली बार क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर के क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे, मिसलिनियस पे देखते हैं। मिसलिनियस में अगर आपको पता चले तो यहाँ पे रेडियम की खोज किसने की थी, तो मैडम क्यूरी ने की थी। एक्सरे की खोज डब्ल्यू की ये आप लिख लीजिएगा, इसके सॉल्व भी ले लीजिएगा। पेनिसिलिन आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो पेनिसिलिन आपने पढ़ा था। अगर क्वेश्चन मुझे नॉलेज है, मैंने से वो लगाया था, तो पेनिसिलिन फ्लेमिंग से था, तो ये हो जाएगा बी का 1। अगर आप बी का 1 लगाते हैं तो आपके पास 2 एलिमिनेट हो जाते हैं। अब दिया गया है चिकन पॉक्स और एडवर्ड जीनर, तो एडवर्ड जीनर ने यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि चिकन पॉक्स की खोज की थी। स्मॉल पॉक्स चिकन पॉक्स एक ही होता है, ये भी आपको पता था, तो ये आप लगा सकते हैं। आप PYQ लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए सॉल्यूबल था, मतलब कि सॉल्व कर सकते थे इसको। अभी अच्छा क्वेश्चन है, बिरजू महाराज कहाँ किसके लिए फेमस है, कथक के लिए। हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट के लिए फेमस है। अली अकबर सरोद के लिए फेमस है। और जो आपका जाकिर हुसैन है वो तबला के लिए फेमस है। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ इस्टेब्लिश की गई थी, तो ये बाबा भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी थी, ये हैदराबाद में इस्टेब्लिश की गई थी 1982 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मोनिका सेल्स, ये किससे क्या संबंधित है, तो ये सब मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा है। ओणम जो फेस्टिवल है वो कहाँ का फेमस है, तो केरला का फेमस है, ये अच्छा क्वेश्चन था। श्रीलंका की राजधानी यहाँ पे पूछा है तो आप बता सकते हैं कोलंबो है। मालदीव्स की राजधानी माले है। और बर्मा की आप बताइए, जिम्बाब्वे की हरारे है। ठीक है, और बर्मा की शायद रंगून ही है, बर्मा की रंगून है और जिम्बाब्वे की हरारे है। मॉरिशस की पोर्ट लॉविस है और यहाँ पे आपको मिलान मिल गया। अब यहाँ पे क्रिकेट किससे संबंधित है, रणजी से संबंधित है। गोल्फ पुट से संबंधित है, ग्रिप टर्मिनोलॉजी है ये टाइप की पुट में। गोल्फ में आपने अगर मूवी देखी होगी तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, तो आपको पता होगा पुट क्या होता है। फुटबॉल एक मोहन बेगान, ये क्लब है कोलकाता में। बिलियर्ड्स ये पॉट है, टर्मिनोलॉजी है बिलियर्ड्स। ठीक है, बिलियर्ड्स आपने गेम खेला होगा, ठीक है, ग्रीन गेम होता है। सन टेम्पल कौन सा है, तो कोणार्क टेम्पल जो है वो सन टेम्पल है, एक 13वीं सेंचुरी में बना था। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में है, ये आप ये नोट कर लीजिएगा। हवा टेम्पल, हवा महल जो है वो जयपुर का है। आइडल ऑफ गोमतेश्वर ये कर्नाटका में है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है दिया गया है अवार्ड्स को आपको मैच करना है, तो शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड जो है वो साइंस के लिए दिया जाता है। BC राय अवार्ड ये मेडिसिन के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड फिल्म में दिया जाता है। अगर मुझे से इतना पता होता, चलिए मैं देखता हूँ। C का अगर मुझे पता है कि फिल्म है C का 1, तो आप 2 को एलिमिनेट कर सकते थे, तीसरे चौथे में आपको दिक्कत होती है। और गंधर्व आप क्लासिकल अवार्ड ऐसे नाम से ही लगा सकते हैं, तो यहाँ पे D का 4 अगर मैं लगाता तो मेरा हो जाता है, यानी कि ये कॉमन सेंस से भी सॉल्व किया जा सकता है। आप ट्राई किया करिए कि आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर पाएँ क्वेश्चन को। यहाँ पे वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को पड़ता है, ये मुझे पता है B का 1 होगा, और B का 1 नहीं होगा, सॉरी, एड्स डे पड़ता है भाई, सही तो है। 1 दिसंबर को आपको वर्ल्ड एड्स डे मिलता है, और 5 दिसंबर को एजुकेशन डे मिलता है। 16 अक्टूबर को फूड डे मिलता है। 5 जून को इन्वायरमेंट डे मिलता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो ये एक कटिंग ऑफ द ट्रीज को रोकने के लिए हुआ था। अगला क्वेश्चन है प्रिवेंटिव मेजर्स कौन कौन से हैं अनटचबिलिटी इरेडिकेट करने के लिए अनटचबिलिटी का, तो इसका आंसर है 1 2 3 बाई मेकिंग लॉ अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन अवेयरनेस अमंग द पीपल, तो ये 3 आपका करेक्ट हो जाएंगे। मस्क डांस जो है वो कहाँ का फेमस है, तो कथकली में मस्क डांस होता है। ठीक है, ये स्टोरी प्ले होता है कथकली में। कथकली कहाँ का फेमस है ये भी आपको बताना होगा। ठीक है, और बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, तो कल्चर स्पेशलाइजेशन एंड डिफरेंट हैबिट्स होती हैं, वो उनको डिफाइन करती हैं। अगला ये आपका क्वेश्चन का पेपर कंप्लीट हो